हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनीष कुमार गुप्ता, HOD ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड कोटा। और आज हम इस क्लास में 11th का जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर नंबर 1 है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ये जो वीडियो क्लास है यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार सब्सक्राइब करनी होगी। रुद्रेश तिवारी निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल होगी और उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का मैं आपके सामने यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। ये यूनिट का नाम हो गया जीव जगत में विविधता। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो 11th का जो अपना सिलेबस है ये NCERT बेस पे अब आधारित है। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो 11th की जो तैयारी है ये अब नीट के हिसाब से भी हमें रखनी होगी, क्योंकि नीट का जो बेस्ड है वो भी NCERT बेस्ड है। तो हम जो भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो सीधा सीधा उसको किससे कोरिलेट करना है, नीट एग्ज़ाम से। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके आपको कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, एडवांस तक, यानी कि बेसिक टू एडवांस, जिससे हमारा 11th का जो कोर्स है वो तो कंप्लीट होगा ही सही, बाकी जो अदर एग्ज़ाम है, अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो भी हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से नीट के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग टू नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूं, द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत। तो जैसा कि आपको चैप्टर के हिसाब से पता लग रहा होगा, यहाँ पर जीव जगत यानी कि इसमें जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि ये कौन सा टॉपिक है, तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है। बायोलॉजी की जो डिटेल है, जो नामकरण है और बायोलॉजी की जो ब्रांचेज है, इम्पोर्टेंट ब्रांचेज, वो अपन जो है पुराने जो लेक्चर हैं अपने उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर जीव। जीव को हम ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं या लिविंग बीइंग्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जीव क्या है? जीव को हम सजीव भी कह सकते हैं। सजीव या जीव क्या है? तो जैसे कि हमने बायोलॉजी ले ली या बायोलॉजी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें हर एक जो टॉपिक आ रहा है, जो टर्म आ रही है, उसको डेफिनेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर जीव को भी परिभाषित करने जा रहे हैं कि जीव क्या है। तो स्टूडेंट, जीव एक संरचना होती है। जीव क्या है? यहाँ पर एक संरचना, और इस संरचना में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हम इसमें देखेंगे। तो जैविक क्रियाओं के कुछ नाम मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे वृद्धि, जनन, बाकी आप जानते हो उपापचयी क्रिया,
इनको हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। बाकी और भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि पाचन है, श्वसन है, ये सब क्या है, जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये अभिक्रियाएं है। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जनन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, पाचन, डाइजेशन और श्वसन, रेस्पिरेशन। तो आपने देखा ये सब क्या है, जैविक क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना जिसमें ये सब जैविक क्रियाएं पाई जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कह सकते हैं जीव। तो जीव की परिभाषा आपने मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस की। जीव एक संरचना है, उस संरचना में ये सब जैविक क्रियाएं यदि प्रेजेंट है, पाई जाती है, तो हम उस संरचना को क्या कर सकते हैं, जीव। तो आपने जीव की परिभाषा को मेरे साथ डिस्कस किया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जीव जगत के लक्षण या जीवों के लक्षण। तो हमें कैरेक्टर, जो इसके ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर हैं, वो हमें डिस्कस करने। सबसे पहले हम इसी में जो हमने अभी एग्जाम्पल के लिए लिया था, उसी का एक टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक ग्रोथ, वृद्धि, यहां पर पहला टॉपिक है। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है, वैसे तो आपको बिल्कुल लग रहा होगा वृद्धि आप ग्रोथ आप पहले भी डिस्कस कर चुके। तो वृद्धि क्या है, जिसमें जीवों के भार में बढ़ोतरी होती है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। या फिर जीवों के शरीर की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो ये सब बढ़ना क्या है, ग्रोथ है। लेकिन आपको ये मेन बात अब यहाँ पर ये डिस्कस करनी है कि ग्रोथ जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना होगा, ग्रोथ बाहर से भी हो सकती है प्लस अंदर से भी हो सकती है। हमारी जो वृद्धि है, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में यदि हम खुद को ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ बाहर भी हो रही है और अंदर भी हो रही है। तो हमारे भार में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ। लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड पर ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी कि वृद्धि सजीवों का मूलभूत फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है। ऐसा मैंने क्यों कहा, आप देखेंगे वृद्धि हम पढ़ रहे हैं जीव जगत के लक्षण। एक बार मैं टॉपिक लिख देता हूं यहां पर, जीव जगत के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो पहला कैरेक्टर हमारे सामने क्या आया, ग्रोथ। तो ये तो है पिक्स की वृद्धि यहां पर सजीवों का लक्षण है, तभी तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको ये समझना है कि मैंने यहाँ पर बताया कि वृद्धि जो है जीव के बाहर भी होती है और जीव के अंदर भी हो सकती है। यानी कि ऐसी वृद्धि जो बाहर से भी दिख जाए, बाहर का मतलब हमें बाहरी एटमॉस्फेयर नहीं लेना, अभी बाहर का मतलब जो हमें बाहर से दिख रही है, जैसे अपन खुद ही पहले जो है छोटे दिखते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं समय के साथ। तो ये हमें बाहर से भी नजर आती है, प्लस अंदर से हमारे जो अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो छोटे होते हैं, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर आंतरिक वृद्धि। और जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो हमें बड़े रूप में दिखे, कई बार नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होती हुई हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसका। तो आपने देखा कि पहला जो टॉपिक है ग्रोथ यानी कि वृद्धि सजीवों का एक लक्षण माना गया है। बट हम डिस्कस कर रहे हैं कि सभी सजीवों में जो वृद्धि है उसको हम
मूलभूत कैरेक्टर, फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कचरे का ढेर, कचरे का ढेर, या फिर कोई पहाड़ है या रेत का टीला है, आप इसको देखिए, इसमें बाहर से वृद्धि नोट हो रही या नहीं हो रही, ऑब्जर्वेट हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपका आंसर होगा हाँ, हम ऐसा देखते हैं। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कचरे का ढेर है, यदि कहीं पर कचरा पॉइंट बना हुआ है, हम लगातार वहां पर कचरा डाल रहे हैं, तो वहां पर जो ढेर है वो कचरे का ढेर बड़ा होता जाएगा, और यदि वहां से कचरा नहीं हटाया गया तो वहां पर एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर कुछ ही दिनों में हमें नजर आने लग जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये भी यहाँ पर एक क्या मानी गई? वृद्धि। तो कचरा यहाँ पर आप बताइए, कचरे का ढेर सजीव है या निर्जीव? तो आपका आंसर क्या होगा? निर्जीव। कचरे का ढेर क्या है? निर्जीव। तो कचरे के ढेर में वृद्धि हो रही है, उसका भार बढ़ रहा है, और अभी मैंने बताया ग्रोथ या वृद्धि क्या है? जिसमें जीव का भार बढ़ता हो। तो इसकी तुलना हम निर्जीव से कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा स्टूडेंट, कि वृद्धि जो है, वृद्धि को हम फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं कह सकते, वृद्धि को सजीवों का मूलभूत लक्षण नहीं कह सकते। समझ में आया टॉपिक स्टूडेंट? अब हमें ये तो याद रखना है कि जीव जगत के लक्षण है, जीवों के लक्षण अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लक्षण हमने क्या डिस्कस कर दिया? पहला लक्षण है ग्रोथ या वृद्धि, ये सजीवों का एक लक्षण है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये मूलभूत लक्षण नहीं। अब मैं आपके सामने दूसरा कैरेक्टर यहां पर लिख रहा हूं, नंबर 2 रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन। जनन आपने जो छोटी कक्षा है उनमें भी अच्छे ढंग से ये परिभाषा आपने डिस्कस कर रखी होगी। 9th में 10th में भी आपने जनन की या रिप्रोडक्शन की परिभाषा को डिस्कस कर रखा होगा। एक बार फिर अपन देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन वास्तव में क्या है। तो स्टूडेंट आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? जनन क्यों होता है? तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका मोटो क्या है, वो आपको ध्यान रखना होगा, ताकि जो उसका जो वंश है, जो उसकी जाति है, उसका अस्तित्व रह सके। कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो भी जीव होगा उसको एक अनिवार्य क्रिया करनी होगी, एक निश्चित समय पर वो क्रिया करनी होगी। उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? जनन। जनन की परिभाषा आपने देखी। जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। उस क्रिया को जनन नाम दिया गया है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब जनन को हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? लक्षण, कैरेक्टर बता रहे हैं। किसका? जीव का। जीवों का एक कैरेक्टर है जनन। तो जनन में स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पर कि आपने परिभाषा डिस्कस कर ली और एक कैरेक्टर इसको दे दिया, तो क्या हम इसे मूलभूत लक्षण कह सकते हैं? मूलभूत मतलब फंडामेंटल कैरेक्टर। दोनों कैरेक्टर की यदि हम बात करें, इससे पहले हम ग्रोथ को डिस्कस कर रहे थे। ग्रोथ हमने देखा कि जनन जीव का एक लक्षण है ग्रोथ, लेकिन मूलभूत लक्षण हमने उसको नहीं माना था। अब हम दूसरा कैरेक्टर ले रहे हैं जीव का, वह है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। अब आप देखेंगे कि यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर ये हमें मूलभूत लक्षण लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप देखिए इसको, क्या हम इसे मूलभूत फंडामेंटल कैरेक्टर कह सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए एक बार, जो भी जीव होगा वो पक्का जनन करेगा है। तो आप इसको मूलभूत लक्षण मानने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, नहीं होना चाहिए आपका आंसर।
क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी जीव जो है वो जनन करते हों। इस सेंटेंस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि ये भी फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है, किसका? जीव के लक्षणों का। जीव का फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है रिप्रोडक्शन। क्यों? अब आपको ऐसे कुछ जीवों पर आपको ध्यान देना होगा जिनमें वाकई में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो स्टूडेंट ऐसे कौन से जीव है? तो ऐसे जीवों में सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं यहाँ पर खच्चर। खच्चर के बारे में आपने सुन रखा होगा। खच्चर जो है यहाँ पर गधे और घोड़े के क्रॉस से प्राप्त किया जाता है। खच्चर में जनन क्षमता नहीं होती है। खच्चर जो है जनन की क्षमता नहीं रखते। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। श्रमिक मक्खियाँ। कौन सी मक्खियाँ? मधुमक्खियाँ। श्रमिक मक्खी भी यहाँ पर जो है जनन योग्य नहीं होती। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनकी सहायता से हम सिद्ध करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है जीव का। आपने देखा, दो एग्जाम्पल आपने देखे। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम उसको ले सकते हैं यहाँ पर जो हम देख सकते हैं बीच में जो आते न तो नर हम उन्हें बोलते हैं पूरी तरह, न मादा हम उन्हें बोलते हैं। तो उनको हम एक अलग ही नाम दे सकते हैं, किन्नर के नाम से हम उनको जानते हैं। किन्नर जो कि न तो पूरी तरह मेल है न पूरी तरह फीमेल है। तो यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखे हैं जिनमें जनन नहीं पाया जाता, जबकि अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जनन जो है जीव का एक लक्षण है, जैसे हमने दोनों को डिस्कस किया। लेकिन दोनों ही जगह आपने देखा होगा कि ये मूलभूत लक्षण नहीं है, इसको भी हम मूलभूत लक्षण नहीं मानेंगे। ये हमने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं, वह है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं समझने के हिसाब से। आप देखेंगे इसमें एनाबॉलिक और केटाबॉलिक ये दोनों रिएक्शन भी इसमें पाई जाती है। एनाबॉलिक का मतलब आपको समझना है उपचयी, हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर उपचयी, और केटाबॉलिक का मतलब आपको समझना है अपचयी। अच्छा, ये नाम यदि आपको याद है उपचयी और अपचयी, तो हम उपापचयी क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। उपापचयी क्रियाएं किसे कहते हैं, ये अभी अभी मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया। नॉर्मली परिभाषा हमने बना दी, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को, जैव रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई स्टूडेंट? अब आप देखिए कि आखिर उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ये तो आपने डिस्कस कर लिया कि ये जीवों के शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं होती, बट आखिर हो क्या रहा है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाह रहे हैं तो आप देखिए उपचयी और अपचयी क्रियाएं दोनों मिलकर उपापचयी क्रियाएं कहलाती, यानी कि एनाबॉलिक प्लस केटाबॉलिक। आप देखिए, अब मैं आपको मेन बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, उपचयी क्रियाएं एनाबॉलिक रिएक्शन में जो है किसी पदार्थ का बनना पाया जाता है। सिंथेसिस इसमें हम पढ़ेंगे, यानी कि संश्लेषण हम इसमें पढ़ेंगे। किसी चीज का बनना, कोई पदार्थ का बनना,
तो आपको अब पता लग रहा होगा कि उपचयी क्रिया क्या है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उपचयी एनाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसमें मेन बात आपको क्या बताई कि इसमें किसी पदार्थ का बनना पाया जाता। अब आप ऐसा पदार्थ बनाते हुए बताइए कि जो जीवों के अंदर बनता हो। तो इसमें हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम देख सकते हैं कि पदार्थ बनता है, स्टार्च बनता है जो एनर्जी देता है, जो भोजन होता है ग्लूकोज बनता है, वो यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का बनना। दूसरा पार्ट आप देखिए अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शन, जिसमें पदार्थ का टूटना पाया जाता हो। इस बार पदार्थ नहीं बनता, इस बार पदार्थ टूटता है। तो हम ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं शरीर के अंदर जिसमें पदार्थ को तोड़ा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पदार्थ का अपघटन हो रहा है, ग्लूकोज यहाँ पर टूट रहा है और वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं परिभाषा आपने डिस्कस कर ली, उपापचयी क्रियाओं के दो भाग आपने मेरे साथ डिस्कस कर लिए। हम इसको फंडामेंटल कैरेक्टर कह सकते हैं। उपापचयी क्रिया को फंडामेंटल कैरेक्टर कहना क्यों सही है? क्योंकि ये क्रियाएं बाहरी वातावरण में संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप के अंदर, और ये पादप भी यहाँ पर क्या है? जीव। हम ऐसी क्रियाएं अभी तक डिस्कस कर रहे हैं जो जीव के अंदर होती। तो हम यहाँ पर उपापचयी क्रिया को मूलभूत क्रिया कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसके अलावा एक और हम यहाँ पर कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। वो कैरेक्टर है स्टूडेंट यहाँ पर संवेदनशीलता। और इसको हम प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रिएक्शन। रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या है, सेंसिटिविटी क्या है? तो आप देखिए जो भी जीव होगा इस दुनिया का, उसमें कोई भी हम उसको स्टिमुलेट देंगे तो वो कुछ ना कुछ बदले में प्रतिक्रिया जरूर करेगा। स्टूडेंट आप देखिए जैसे हम स्टिमुलेट करने के लिए कोई भी इकाई काम में ले सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, या फिर प्रकाश लाइट आप उस पर डाल दीजिए, या फिर कोई केमिकल भी ले सकते हैं जैसे एसिड है, बेस है, या और भी चीज़ हम फिजिकल भी हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, जैसे आलपिल ले सकते हैं आप। तो ये सब यदि हम कारकों का उपयोग करके इनको हम किसी जीव पर छोड़ रहे हैं, जीव पर इनको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि जीव इन साधनों के, इन कारकों के प्रति कुछ न कुछ एक्शन जरूर करेगा। तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया। कोई भी जीव बाहरी वातावरण के अनुसार कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर करता है जब भी बाहरी वातावरण में परिवर्तन होता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि ये लक्षण भी, ये कैरेक्टर भी एक फंडामेंटल कैरेक्टर माना गया है। तो स्टूडेंट आपने मेरे साथ जीव जगत के बारे में मेन टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। जीव की परिभाषा हमने देखी, जीव के लक्षण हमने डिस्कस किए। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।